कंटिन्यूइंग टू अवर चैप्टर सॉल्यूशन, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्या होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, सॉल्यूशन पे कैसे इम्पैक्ट डालती हैं और कौन कौन से फैक्टर्स से गवर्न होती हैं, ये हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। हर सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ ना कुछ, जैसे एक सॉल्यूशन का कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, कुछ वेपर प्रेशर होगा, कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं, मतलब एक सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ सोल्यूट या कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उस पे जो जो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो डेफिनेशन क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। किस पे डिपेंड करती हैं? केवल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, साइज, चार्ज और केमिकल नेचर। वाटर में कोई भी हाइड्रोकार्बन पड़ा है, कोई भी पोलर सॉल्यूट पड़ा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज़, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैसे फॉर्म होती हैं? वो तब फॉर्म होती हैं जब हमारा सोल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल, मतलब सोल्यूट में खुद से वोलेटिलिटी नहीं होगी, सोल्यूट खुद से इवेपोरेट होने की टेंडेंसी नहीं रखता होगा। और सॉल्वेंट कैसा हो सकता है हमारा, वोलेटाइल। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सोल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। सोल्यूट अगर एक बार सॉल्वेंट में डाल दिया तो वो उसमें प्रेजेंट रहेगा, वो वोलेटाइल नहीं है, दैट मीन्स वो इवेपोरेट नहीं होगा। अब दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, सो कॉल्ड एज कॉलिगेटिव। कॉलिगेटिव एक ग्रीक वर्ड है। साइंस में मैक्सिमम टर्म्स जो लिए गए हैं वो लैटिन, ग्रीक ऐसी लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो ये जो वर्ड कॉलिगेटिव है ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, टुगेदर। अब टुगेदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इस बात को अगर समझो तो ये ऐसे है कि ये जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब जैसे जैसे सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इन चारों प्रॉपर्टीज़ पे क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। चारों प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा, कोई कम होगी, कोई ज़्यादा होगी। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कौन कौन सी होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पता है हमें, वो टेम्परेचर जहाँ कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। ठीक है। अब आपके पास एक सॉल्वेंट है, उसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट है, मान लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ हम सॉल्वेंट में किसे कंसीडर कर रहे हैं, वाटर को। ठीक है। डिप्रेशन मतलब कम हो जाना। अब जैसे ही हमने सोल्यूट इसमें ऐड किया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से कम होकर के कितना हो गया, -5 डिग्री। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हुआ, चेंज आ गया। किसकी वजह से? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स की वजह से। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे ही दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब जो आपके पास सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री टेम्परेचर हम जब देते हैं तो वाटर क्या करता है, बॉयल कर जाता है। अब हमने उसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड किए। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो गया, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बढ़ गया। इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पहले से ही लो टेम्परेचर होता है, वो और कम हो गया। और दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सोल्यूट पार्टिकल्स के डालने से और ज़्यादा बढ़ गया। तीसरी प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या था, हमने इससे पिछले लेक्चर्स में कवर किया था। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? आपके जो सॉल्वेंट है या जो आपका सॉल्यूशन है वो वेपर्स फॉर्म करता है।
वही वेपर्स जब क्लोज कंटेनर में फॉर्म होती हैं तो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब जब आप सोल्यूट ऐड कर दोगे तो वेपर प्रेशर में कुछ लोअरिंग होगी। कैसे होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर दोनों क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और चौथा फिनोमेना है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कौन कौन सी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब डिटेल में हम एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट की। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट को ही हम क्या कहते हैं, इब्यूलियोस्कोपी। अक्सर क्वेश्चन आपसे इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या एक्सप्लेन इब्यूलियोस्कोपी इस तरह से फ्रेम करके पूछ सकता है। तो आपको टर्म पता होना चाहिए कि इब्यूलियोस्कोपी में हम किसकी बात करते हैं, बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट की। दैट मीन्स एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब होता क्या है, देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट था पहले आपके पास, ठीक है। अब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके हैं, सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। मान लेते हैं कि इसमें 5 मॉलिक्यूल्स हैं और पांचों किसके हैं, वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये पांचों वेपर बनाएंगे तो कुछ वेपर प्रेशर होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट किसका स्टडी करने जा रहे हैं, सॉल्वेंट का। अब हमने इसमें क्या किया, थोड़ा सा सोल्यूट ऐड कर दिया, तो कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, आपके सॉल्वेंट से रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब जहाँ पहले 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट थे वहाँ पे 2 किसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, आपके सोल्यूट ने। अब कितने बचे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट बचे और केवल 2 मॉलिक्यूल्स किससे रिप्लेस हो गए हैं, सोल्यूट से रिप्लेस हो गए हैं। तो अब क्या होगा, सोल्यूशन हैज़ लोअर वेपर प्रेशर देन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के टाइम पे वेपर प्रेशर ज़्यादा था क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स किसके थे, सॉल्वेंट के ही थे, प्योर सॉल्वेंट है ये। लेकिन ये क्या बन चुका है, सॉल्वेंट ना हो करके अब ये बन चुका है आपका सोल्यूशन। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के हैं, हम देख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वेपराइज हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं, तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ये है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर आपका ज़्यादा है और सोल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर आपका क्या है, कम है। तो अब क्या होगा, it must be heated to a higher temperature to make its vapor pressure equal to atmospheric pressure। अब बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं, जो हमारे सॉल्वेंट का प्रेशर है वेपर प्रेशर, वो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाना है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम मान लें कि ये 1 atm है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके बराबर हमें अपने सोल्यूशन या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लेके आना है। एक बार हम कंसीडर कर रहे हैं सॉल्यूशन और एक बार हम कंसीडर कर रहे हैं सॉल्वेंट। जब हमारे पास सॉल्वेंट है, ध्यान देना, जब सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सिर्फ सॉल्वेंट के हैं। ठीक है, इसे मान लेते हैं कि ये है 0.5। मान लिया कि हर एक मॉलिक्यूल से 0.1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर जनरेट हो रहा है। दूसरी बार हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। अब जब हमारे पास सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम हो गए पहले से, क्योंकि कुछ स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर ली है, सॉल्यूट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर ली। तो अब हमारे पास केवल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट सरफेस पे हैं, तो वही तीनों प्रेशर जनरेट करेंगे। तो इसका वेपर प्रेशर हो गया 0.3। अब ये बताओ 0.5 से 1 जल्दी पहुंच जाएंगे या 0.3 से 1 जल्दी पहुंच जाएंगे। ऑब्वियस है 0.5 से 1 आप जल्दी कवर कर लोगे भाई, 0.2 की बढ़त मिल रही है ना, तो कम टेम्परेचर हमें किस में देना पड़ेगा, 0.5 में।
अब कम टेम्परेचर देने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, पहले ये इसके बराबर पहुँचेगा, फिर ये एटमॉस्फेयर के बराबर पहुँचेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। ये रहा उसका फॉर्मूला। TB नॉट है आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और TB है आपका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। कितना ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर दो, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट निकल आएगा, ठीक है। अभी एक जो पॉइंट लिखा है, सी वाटर बॉइल्स एट अ हायर टेम्परेचर दैन डिस्टिल्ड वाटर। क्यों होता है ऐसा? डिस्टिल्ड वाटर कैसा वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, जिसमें हम मानते हैं कि इसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन नल है या नियर टू ज़ीरो है, ठीक है। सी वाटर में बहुत सारे सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं। सी वाटर कैसा होता है, खारा होता है। क्यों खारा होता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। अब इसमें सोल्यूट प्रेजेंट है, इसमें सोल्यूट प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक्ट करेगा एज ए सॉल्वेंट और ये एक्ट करेगा एज अ सोल्यूशन। तो जहाँ भी बात सोल्यूशन की होगी वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं। उससे पहले ये ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर है और ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है। वेपर प्रेशर, इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इधर आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ है आपका सॉल्वेंट के लिए, ये ग्राफ है आपका सोल्यूशन के लिए। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा निकल के आ रहा है, आपका सोल्यूशन का, ठीक है। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, ओके। ये एक कंपैरेटिव स्टडी है ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन रिलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब आगे देखते हैं। हाँ, ये कुछ फॉर्मूले हैं। अभी हमने पीछे देखा कि बॉइलिंग पॉइंट रिलेट हम किससे कर रहे थे, वेपर प्रेशर से। किसका ज़्यादा वेपर प्रेशर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब देखो, डेल्टा TB को रिलेटिव लोअरिंग से कनेक्ट किया गया। ये है एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। ये KB क्या है, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, वैल्यू आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में दी होगी, और अगर नहीं दी होगी तो बाकी सारी वैल्यूज़ आपको दी होंगी। स्मॉल m क्या है, हमारा मोलैरिटी या कंसंट्रेशन टर्म। एक रिलेशन आपका ये है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के साथ, एक आपका ये है हीट ऑफ वेपराइजेशन के साथ, ठीक है। ये दो आपके फॉर्मूले हो गए इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट निकालने के। ये है आपका एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। इस स्मॉल m को क्या किया गया है, यहाँ पे एक्सपैंड कर दिया गया है, या फिर आप वाइस वर्सा वैल्यूज़ को डिस्प्लेस करके मोलैलिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर हम एक यही फॉर्मूला याद कर लें तो हमारे लिए क्वेश्चंस को क्रैक करना काफ़ी इजी हो जाएगा। एक्सेप्ट दैट एक ये फॉर्मूला भी आपका काम आ सकता है, RTB स्क्वायर अपॉन 1000 LV या MRTB स्क्वायर अपॉन 1000 HV। अब देखते हैं इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको दिया हुआ है 540 कैलोरी पर ग्राम। बॉइलिंग पॉइंट आपको वाटर का कितना पता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर यानी कि KB निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ही क्या होता है हमारा, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब जरा इसके पीछे जो फॉर्मूले डिस्कस किए थे अभी, उसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा था, ये वाला, KB इज इक्वल्स टू RTB स्क्वायर अपॉन 1000 LV। जरा इसे पुट करके देखेंगे, KB इज इक्वल्स टू RTB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV। R की वैल्यू 8.314, TB कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 540। तो हमें क्या मिल गई, सारी वैल्यूज़ मिल गई। अब इसे सॉल्व करके हम इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना
इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी कन्वर्जन नहीं है, सिंपली आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो ये थी हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज दिस। अब ये बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 353.23 केल्विन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 1.80 ग्राम। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है 90 ग्राम। बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड, यानी कि डेल्टा टीबी भी आपको दी रखा है, कितना बढ़ के कितना हो गया 354.11 माइनस पहले कितना था 353.23। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट। कितना 0.88 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। और हमें क्या दिया हुआ है, के भी दिया हुआ है 2.53। अच्छा, एक फॉर्मूला जो सबसे इजी फॉर्मूला था हमारा, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी। ये सबसे इजी फॉर्मूला है, सबसे यूज़फुल फॉर्मूला है। इसी में ज़रा हम पुट करके देखते हैं अपनी सारी वैल्यूज़। ठीक है, तो जो जो हमें पता है वो ज़रा हम पुट करते हैं। डेल्टा टी बी कितना 0.88 इज इक्वल्स टू के बी कितना हुआ 2.53 इंटू मोलैलिटी। ठीक है, अब इस मोलैलिटी को एक तरफ ले लेते हैं, 0.88 अपॉन 2.53। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमें किस में दिया हुआ है, ग्राम में। मोल्स के लिए वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स इज इक्वल्स टू 0.88 अपॉन 2.53। यहाँ पे सिर्फ डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो मैं इसे इरेज करके आगे का सोल्यूशन इधर देती हूँ। वेट ऑफ सोल्यूट, कितना वेट ऑफ सोल्यूट है 1.80 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इनटू 1000 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू 0.88 अपॉन 2.53। इसे ज़रा सॉल्व करके देखो। क्या निकल के आया 1000 अपॉन 5 इंटू m इज इक्वल्स टू 88 अपॉन 253। अब ये मॉलिक्यूलर मास कैसे निकल आएगा, इसे भी सॉल्व कर देते हैं। 200 अपॉन m, सिंपल 200 अपॉन m इज इक्वल्स टू 88 अपॉन 253। अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 11m इज इक्वल्स टू 25 इंटू 253 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 253 इंटू 25 अपॉन 11। इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मॉलिक्यूलर मास। कुछ भी टिपिकल नहीं था, सिंपल सा जो पहला फॉर्मूला था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। इसमें हमने अपनी वैल्यूज पुट की, मोलैलिटी
हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन टर्म है मोल्स पर किलोग्राम। मोल्स के लिए हमें वेट दिया हुआ था, मॉलिक्यूलर मास निकालना था। सॉल्वेंट का मास हमें ग्राम में दिया हुआ था, यूनिट कन्वर्जन में हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पढ़ा हुआ है। तो ये एक और क्वेश्चन किसका था आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर कॉजेज एलिवेशन इतना, कैलकुलेट द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मतलब Kb, एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। फॉर्मूला मैं वही पुट करूंगी, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट कितना बता रहा है, 0.34। केल्विन में चेंज कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू KB निकालना है इंटू मोलैलिटी मतलब मोल्स पर किलोग्राम। इसे जरा ऐड करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 273.34। ये हो गया हमारा इंक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू KB इंटू मोल्स मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज लिख के दे दिया तो मॉलिक्यूलर वेट हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने सीखा है मॉलिक्यूलर मास निकालना, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है। जरा मॉलिक्यूलर मास निकालिए, 12 इंटू 6 72 प्लस 1 इंटू 2 1 इंटू 12 12 प्लस अगेन 12 इंटू 8 16 इंटू 6। अब ऐड करेंगे 72 प्लस 12 प्लस 96 180। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। मोल्स के लिए क्या रखेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना 12, मॉलिक्यूलर वेट कितना 180। अब सॉल्वेंट अगर हमें किलोग्राम में दिया है तो हम ऐसे टेस्ट पुट करेंगे, और अगर नहीं दिया है तो उसे हम पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है ग्राम में, तो क्या करेंगे, उसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब इस पार्ट को सॉल्व करके जरा पहले मोलैलिटी निकालेंगे। 273.34 इज इक्वल्स टू KB इंटू 12/180 इंटू 1000/100। टू बाई 3, तो अब KB क्या हो जाएगा, 273.34 इंटू 3/2। इसे अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। एक फॉर्मूला याद रखेंगे, उसी से कोशिश करेंगे एज मच एज क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपी। बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी को जैसे हम एब्यूलियोस्कोपी बोलते हैं, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट की स्टडी को हम बोलते हैं क्रायोस्कोपी। अब क्रायोस्कोपी क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पता है हमें, जब हमारा लिक्विड या हमारा लिक्विड स्टेट या सॉल्वेंट जो भी कहें वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो। मतलब आपके पास एक लिक्विड है, पानी है आपके पास, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। तो इस 0 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब इस लिक्विड में हमने थोड़ा सा सोल्यूट ऐड कर दिया, कुछ भी हमने सोल्यूट ऐड कर दिया और ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने के बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 ना हो करके क्या होगा, स्लाइटली कम हो जाएगा, -1 -2 -3 कुछ भी। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट का कम होने की फिनोमेना है, इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसे ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा TF। डेल्टा मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही जैसे हम क्या निकाल रहे थे, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। कम हो गया है तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये होगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। और उसी चेंज को क्योंकि वो कम हुआ है तो हम क्या बोलते हैं,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ ये रहा, ये सॉल्वेंट है और ये आपका सोल्यूशन है। जो ऑरेंज लाइन है ये आपका सॉल्वेंट की लाइन है और जो ब्लू लाइन है वो आपकी सोल्यूशन की लाइन है। टेम्परेचर स्केल पे अगर हम देखें, इधर 0 आर्बिट्री एक बार असाइन कर लें अगर, तो इधर जाने पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ज़रा देखो, पहले मतलब कम टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे कौन फ्रीज हो रहा है, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट को फ्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ रहा है, इंक्रीज करना पड़ रहा है। अब इस चैप्टर में क्योंकि हम सॉल्यूशन के टर्म में बात करेंगे, तो सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ रहा है। मतलब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से। इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे भी हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखा था कि डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी, सेम वैसे ही डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी सेम है, केवल टर्म्स चेंज हुए हैं। बॉइलिंग के केस में टी बी के बी और फ्रीजिंग के केस में टी एफ के एफ। यहाँ एफ और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रीजिंग और बॉइलिंग। बाकी फॉर्मूले का जो स्केलेटन है, फॉर्मूले का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। अच्छा, एप्लीकेशन जो है फ्रीजिंग पॉइंट कम होने की, वो जरा 2 एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन क्या है, NaCl एंड एनहाइड्रस CaCl2 आर यूज्ड टू क्लियर स्नो ऑन रोड्स। सड़कों पर जब बर्फ़ जम जाती है तो हम NaCl या CaCl2 यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों, ये सोल्यूट है, पानी में जब हमने डाल दिया तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट अब कम हो गया। मतलब सड़क पे जो बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम गई थी, अब हमने उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया, NaCl ऐड कर दिया, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, कम हो गया। अब उसी बर्फ़ को, उस पानी को जमने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए। अब जब तक -8 डिग्री नहीं होगा तब तक बर्फ़ नहीं जमेगी। तो ये सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो गया, आप वापस से लिक्विड स्टेट में। तो इसे क्लियर करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये एक एप्लीकेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। दूसरी चीज़, जैसे हमने देखा था कि सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है प्योर वाटर से, क्यों, सॉल्यूट की प्रेजेंस से। सेम वैसे ही सी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा प्योर वाटर से, क्यों, सॉल्यूट की प्रेजेंस से। तो सॉल्यूट ऐड होने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। क्वेश्चंस जितने भी फ्रेम होंगे हम कोशिश करेंगे कि हम इसी फॉर्मूले से कवर करें और उसे इसी से सॉल्व करने की कोशिश करें। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच अ सोल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड दिस ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज। आपको क्या दिया हुआ है, के एफ, कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है। तो जो फॉर्मूला पीछे हम डिस्कस कर रहे थे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, जरा इसी में पुट करेंगे। डेल्टा टी एफ तो हमें पता ही नहीं है, हमें निकालना है। के एफ की वैल्यू हमें दी हुई है 1.86 इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी फिर से मोल्स पर किलोग्राम, मोल्स ऑफ सोल्यूट 54, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज 180, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया हुआ है, ग्राम में, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, यानी कि 250/1000। वन 1.86 इंटू 3/10 इंटू 4। ठीक है, अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये नियरली आएगा 2.4। ये क्या निकल के आया हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ निकला है। अच्छा, निकालना क्या है, टेम्परेचर एट विच सोल्यूशन विल फ्रीज। क्या हमें इंक्रीज निकालना था, नहीं, हमें सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था। कैसे निकालेंगे,
डेल्टा टी एफ क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है ना। डेल्टा टी एफ कितना निकल के आया? 2.4। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है हमें? वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा, बिल्कुल। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इस केस में कितना हो जाएगा? -2.4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक सब पहुँच जाएंगे, पर मेन जो पार्ट है वो क्या है कि हमें डेल्टा एफ टी एफ नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट पहले हमें आर्बिट्ररी पता होना चाहिए, तभी हम क्या निकाल पाएंगे? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं। What mass of ethylene glycol must be added? अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? Weight of solute। Must be added to इतने किलो ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम 0 to -10 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल वही फॉर्मूला लेंगे हम। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। सीबीएसई का क्वेश्चन है। डेल्टा टी एफ चेंज कितना चेंज है? 0 से 10 डिग्री, यानी कि 10 का चेंज है। के एफ दिया हुआ है 1.86 इंटू, सिर्फ क्या निकालना है? मोलैलिटी। सारा गेम मोलैलिटी में है, मोल्स पर किलोग्राम। ठीक, मोल्स पर किलोग्राम के लिए वेट हमें नहीं पता है, वही हमें कैलकुलेट करना है। मास ऑफ सोल्यूट हमें दिया हुआ है 62, और इस बार सॉल्वेंट हमें किस में दिया हुआ है? किलोग्राम में, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम सॉल्व कर लें अगर, तो हम क्या निकाल सकते हैं? अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल कैलकुलेशन। पता क्या होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 से -10 हुआ है, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। चेंज कितना है? 10 का चेंज है। ठीक है, क्या निकल आएगा हमारा? इससे निकल आएगा हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू बी एडेड। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज दिस। नीट 2020 का क्वेश्चन है। के एफ की वैल्यू दी हुई है 5.12। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन निकालना है, और हमें क्या करना है? साथ में राउंड ऑफ भी करना है। मोलैलिटी हमें दी हुई है कितनी? 0.078। ठीक है, अब जरा डेल्टा टी एफ निकाल के देखते हैं पहले। के एफ इंटू एम, यानी 5.12 इंटू 0.078। मल्टीप्लाई करेंगे, .399 मल्टीप्लाई करने के बाद डेल्टा टी एफ कितना आया? 0.399। अब जरा राउंड ऑफ पे आ जाओ। 6 हटेगा तो यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा? ये 0.3993। अब इस 3 को भी हटा दो तो ये क्या बन जाएगा? 0.40। यहाँ एक ऐड हुआ, यहाँ एक ऐड हुआ, 0। अब ये 0 हटेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे आपके दो कॉन्सेप्ट चेक किए। पहला, आपको डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। और दूसरा, राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमारा एक टॉपिक हुआ करता था राउंडिंग ऑफ,
तो हमें वो भी पता होना चाहिए कि जब हमें राउंड ऑफ करने हैं तो उसके क्या सर्टेन रूल्स होंगे। ठीक है, ये नीट 2020 में आया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड इन सोल्यूशन, सोल्यूट के नेचर पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सोल्यूशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, या नेचर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट ये है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यूनिट निकालने के लिए ऐसी चीज़ों को, हर चीज़ को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें हम इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा टी भी कुछ भी हो, है तो टेम्परेचर ही ना, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी? केल्विन। और ये क्या है? मोलैलिटी की पावर -1। केल्विन मोलैलिटी इनवर्स, ऐसा कहीं दिख रहा है? ये रहा केल्विन मोलैलिटी इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर 1। ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने स्टडी की 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिटेल में और एक जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और सॉल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट डालती हैं। कमिंग लेक्चर में हम कवर करेंगे रिमेनिंग 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।